नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज हम प्रारंभ करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। मेरा नाम बलराम सिंह है और आप भारतीय राज्य व्यवस्था में हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान जो बना है उसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसको बनाने के लिए किन किन दस्तावेजों का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो भागों के अंतर्गत कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी के शासन के अंतर्गत हम देखेंगे केवल 1773 से लेकर 1858 तक के शासन को, और ताज के शासन को देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक के शासन को। छोटे मोटे एग्जामों में यहीं से प्रश्न अक्सर बना दिए जाते हैं कि कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, जिसको पूर्णतया वैध माना गया, और ताज के शासन को कब से माना गया। ठीक, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कंपनी का शासन। ठीक है, कंपनी के शासन के अंतर्गत आप देखेंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा सबसे पहले एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे, रेगुलेटिंग है, जिसका मतलब रेगुलेट करना, कंपनी को नियंत्रित करना। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए यह सबसे मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जिसमें कंपनी को नियमित और निगमित करने का काम किया, मतलब उस पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम था। ठीक है, जिससे कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या हुई, मान्यता मिली। अब आप देखेंगे जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो केवल व्यापार के उद्देश्य से आई थी, इसका मतलब उद्देश्य व्यापार था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इनको प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली। इसी कारण से इस दस्तावेज का थोड़ा बहुत भाग हमारे भारतीय संविधान पर प्रभाव डालता है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि 1773 के पहले क्या कंपनी शासन नहीं कर रही थी, लेकिन उसको प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता नहीं मिली थी, उसे केवल व्यापारिक मान्यता मिली थी, वो केवल व्यापार कर सकती थी। इस तरीके से भारतीय केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन का तात्पर्य यहाँ पर अब ये हो गया कि कंपनी तो भारत में शासन करेगी, लेकिन कंपनी के ऊपर क्या होगा, ब्रिटेन की संसद काम करेगी। ठीक है, कंपनी भारत में करेगी और कंपनी के ऊपर ब्रिटेन का नियंत्रण रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और इसके पहले आपको पता होगा 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और चेन्नई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो आप देखेंगे जो बंगाल था वो बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वहां पर राजस्व बहुत ज्यादा एकत्र होते थे, वो बहुत समृद्ध था। अब क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, एक नया शब्द जनरल शब्द जोड़ दिया गया। बंगाल का गवर्नर ही रहा, लेकिन एक नया शब्द जोड़ दिया गया। और आपको एक देखना होगा, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसके अलावा ये क्या हो गए, बंगाल के अधीन आ गए। ठीक है, ये आपको देखना होगा, ये क्या होते हैं, बंगाल के अधीन आ जाते हैं, मतलब इसे पावरफुल बनाया गया। कारण इसके पीछे बस एकमात्र था कि यहाँ पर राजस्व अधिक था और यहाँ पर अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित हो गया था। जो ये गवर्नर थे उनको सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। सबसे पहला तथ्य यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिए। अगर गवर्नर की बात आ गई तो बिल्कुल हम चर्चा करते हैं गवर्नर के बारे में। आपको 3 गवर्नर बहुत ही आसानी से याद करने होंगे। एक सबसे पहले ऐसा एज इट इज आप उतार लीजिएगा, 1773, 1833 और 1858। 1773 में जो पहले आपके गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये पहले बंगाल के गवर्नर मैं यहां लिख दे रहा हूं, एज इट इज उतार दीजिएगा, कई बार पूछा गया, बंगाल का पहला गवर्नर। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जब आगे शासन चलता रहता है, फिर 1833 आता है, उस समय क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। पहले कौन थे, विलियम वेंटिक महोदय। हम लॉर्ड नहीं लगा रहे हैं अभी, ठीक है, लगा लीजिएगा, लॉर्ड विलियम वेंटिक महोदय थे। फिर उसके बाद आगे फिर शासन जब 1858 आता है, 1 नवंबर, ये डेट ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को यहाँ वायसराय की उपाधि दी जाती है। अब भारत के गवर्नर जनरल क्या कहलाएंगे, वायसराय कहलाएंगे। ये तब तक बना रहता है जब तक देश आजाद नहीं हो जाता। देश की आजादी के समय भी बने रहते हैं, श्री गोपालाचारी बने रहते हैं। ठीक है, वायसराय। तो ये पहले कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये तीनों प्रश्न सैकड़ों बार पूछे गए हैं, सैकड़ों एग्जाम में पूछे गए हैं। लॉर्ड, अच्छा है कि यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये गा लगा हुआ है। एक अन्य थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिन। ठीक है, लॉर्ड कैनिन मतलब वहां पे ना लगा हुआ था, तो घबराने की जरूरत नहीं, ये ना अलग है, ये गा वाले, यहाँ पे ये गा वाले थे। ठीक है,
इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग आप लगाएंगे, लेकिन पूछेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। महारानी का पत्र पढ़ने वाला कौन सा गवर्नर था, तो ये महारानी का पत्र 1 नवंबर 1858 को इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 नवंबर के पहले क्या था, भारत का गवर्नर जनरल प्रसिद्ध हुआ करते थे, वही आगे आके ये वायसराय बन जाते हैं, इसलिए ये पद पर भारत के गवर्नर जनरल के थे, लेकिन महारानी के आने के बाद इन्हें वायसराय की उपाधि दी जाती, इसलिए इन्होंने दो पद एक तरीके से धारण की, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बने रहे और वायसराय बने रहे, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम, यह मैंने पीछे बता चुके हैं, इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई जो था वो बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके तहत सबसे बड़ा काम हो गया 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि कलकत्ता में सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब आपके एग्जाम में कई प्रश्न दो तरीके से पूछ जाते हैं, कई बार 1773 और 1774 में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसे आप आज ही दूर कर लीजिए, ठीक है। कई टीचर तो बोलते हैं कि जो भी आए उसे लगा दीजिए, अगर ये आता है तो पहले ये लगाइए, ये लगे, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दो तरीके से प्रश्नों की पूछे जाने की प्रक्रिया है। जब ये पूछा किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तब आप 1773 लगाएंगे, जब एक्ट का नाम आएगा, ठीक है। जब कभी एक्ट का नाम आएगा तब 1773 याद रखिएगा, जब कभी भी एक्ट का नाम आएगा तब आप 1773 लगाएंगे। लेकिन जब ये पूछा जाएगा स्थापना की गई, केवल स्थापना कब की गई, तो 1774 में। इसे कंफ्यूजन आज ही दूर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये स्थापना हुई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप ऐसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एलिजा इम्पे, हाइड, चैम्बर, लिमेंस्टर। कई बार तो एक एग्जाम में ये पूछ लेगा निम्न में से कौन नहीं थे, एक इसमें से अक्सर क्या करते हैं, लिमेंस्टर महोदय को मिसिंग कर देते हैं। छोटे मोटे एग्जाम में इसी मुख्य न्यायाधीश का नाम याद कर ले, देखिए 2-3 नाम तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। एलिजा इम्पे तो आपको याद रखना ही है। अच्छा, कहीं कहीं इम्फे भी लिखा हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं, इम्पे या इम्फे, ठीक है, दोनों सही है। इम्पे। अब देखिए चैम्बर किससे रिलेटेड है, कोर्ट कचहरी से, और उसकी हाइट होती है वो छिपी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से चैम्बर और हाइट बहुत ही आसानी तरीके से याद की जा सकती है। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट तथ्य, और कंपनी के कर्मचारियों, क्योंकि कंपनी के नियंत्रण स्थापित क्यों किया गया, कंपनी के व्यापारी क्या करते थे, निजी व्यापार करने लगे, कर्मचारी थे निजी व्यापार करने लगे। अब उससे क्या हो गया, कंपनी को भी नुकसान होने लगा और वो टैक्स चोरी करने लगे। निजी व्यापार करने से पहली बार टैक्स चोरी करने लगे, जिससे क्या हुआ, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो सबसे पहले इसी पे धावा बोला जाता है। एक तरीके से कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगाया गया और भारतीयों द्वारा जो उपहार लिया करते थे वो उपहार से उन्हें पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया। ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके के प्रश्न कई बार आए हैं कि कंपनी के निजी व्यापार को कब प्रतिबंध किया गया, 1773 के एक्ट में, ठीक है। भारतीय लोगों से उपहार लेना कब प्रतिबंध किया गया, तो 1773 के एक्ट से, ठीक है। अब ये देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कुछ चीजें याद करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD और उसके बाद BOC, याद रखिए BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी कंट्रोल आएगा, ठीक है। कंट्रोल आएगा जो कि सिस्टम को कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग बॉडी होगी। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टर है, ठीक है, 1773 के रेगुलेट। आप क्या एक तरीके से आप एक बना लीजिए कि जब भी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से, अब देखिए कंपनी पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। पहले उन्हें मान्यता दिया उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को, अब उन्हें उसके बाद उनको अलग अलग किया जाएगा। अलग अलग करने के बाद और भी तरीके के नियंत्रण स्थापित किए जाएंगे। फिर उनको कंट्रोल बनाने के लिए गवर्नेंस बॉडी बना दी जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे इस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इससे क्या हो गया, राजस्व मामला, ठीक है, नागरिक मामला और सैन्य मामला। चूंकि सैन्य, इनके पास सैन्य कहाँ व्यापार करते थे, चूंकि आपको पता होगा 1757 और 1764, ठीक है, 1757 के प्लासी के युद्ध और 64 के युद्ध से बंगाल में आपको पता होगा वहां पे दीवानी इनको मिलने लगी, राजस्व वसूलने लगे, जिसकी वजह से उनको एक सेना भी रखनी पड़ी। इस तरीके से अब ये तीनों मामले जो कंपनी अपने हित में रखती थी उसे ब्रिटिश संसद को बताना होगा, जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक गवर्नेंस बॉडी बना दी गई है, ठीक है। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए एक 1781 में एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कहीं कहीं पे उसे इसी में डाल दिया गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ इस एक्ट को
इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि 1781 में आया था। ये याद रखिएगा, कहीं कहीं 1781 अगर ऑप्शन में है तो आप 1781 ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेटलमेंट क्या किया गया? सेटलमेंट के अंदर क्या गया, देखिए जो कंपनी के उच्च अधिकारी थे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंपनी के जो उच्च अधिकारी थे वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर थे। गवर्नर थे, वो भी क्षेत्राधिकार से बाहर थे। मतलब एक तरीके से ये लूटे, कुछ भी करें, हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते इनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि इन्हें बाहर कर दिया गया था न्यायालय के क्षेत्राधिकार से। आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके तहत राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। हमने क्या बोला, अभी हमने कहा था कि इन्होंने ये क्या करेंगे, पहले मान्यता देंगे, अब उनको डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड करने के बाद अभी देखिएगा उनको कंट्रोल स्थापित करेंगे। राजनीतिक मामला अलग कोई देखेगा, वाणिज्यिक मामला कोई अलग देखेगा, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, इसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 2 तथ्य केवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया, और दूसरा एक तथ्य मिलेगा आपको जिसमें कंपनी के मतलब भारतीय क्षेत्र में जो कंपनी थी, कंपनी क्या करती है, जो क्षेत्र विजित होती है पहली बार उसे ब्रिटिश का आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब ये देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हमने बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो क्या देखेगा, राजनीतिक मामला। ये देखिए बीओसी, याद रखिए बीओसी क्या कंट्रोल क्या करेगा, राजनीतिक मामला। अब आप सोचिए, उनको जो ब्रिटेन था उसको राजनीतिक मामले से तो मतलब था, वो चाहते थे हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाए, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो देखिए वो भी नियंत्रण का। इस तरह आप डिवाइड करके अलग इनको नियंत्रण स्थापित करते जाएंगे। पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, हमने बताया ना, कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र पूछा जाता है अक्सर, किस सन में कहा गया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया, ठीक है। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर में केवल एक तथ्य आपको याद करना है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारतीय शिक्षा पर कितना, 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, वो भी कहां से, भारत की निधि से, ठीक है। ये कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अक्सर जब भी देखिए 20-20 वर्षों पे कोई चार्टर आया करता था तो उसमें हर बार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता था। चूंकि कंपनी 1858 में खत्म हो जाएगी तो वहाँ लास्ट था। एक्चुअल में एक याद रखिएगा कि जब पहली बार आई थी कंपनी भारत में, पहली बार जब कंपनी आई थी उनको 15 वर्षों का केवल चार्टर प्राप्त था, मतलब 15 वर्षों तक केवल वो व्यापार कर सकते थे। बाद में बढ़ाते गए, 20-20 करके बढ़ाना प्रारंभ कर दिया गया। कुछ विशेष सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए। पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार था, वो व्यापार वही केवल व्यापार कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि 1813 तक आते आते सभी ब्रिटिश नागरिक व्यापार कर सकते थे, लेकिन कह रहे कुछ विशेष सीमाओं के अधीन। ये विशेष सीमा क्या थे, विशेष सीमा मतलब चाय और चीनी, चाय और जो चीनी था उस पर इनका विशेषाधिकार था। अब चीनी का तात्पर्य आप शुगर से ना समझ लीजिएगा, चीनी का तात्पर्य चीन से है, ठीक है। चाय और चीनी के साथ व्यापार करना इनका अभी भी एक अधिकार था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये पहले ही बता दिया, पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, वो भी भारत की संचित निधि से, ठीक है, भारत की निधि से, मतलब वहां से नहीं है, भारत की निधि से ही होगा, ये याद रखिएगा। 1813 के बाद कोई भी पादरी मतलब धर्म प्रचार, अभी 1813 तक ऐसा कोई इनका माहौल नहीं था। 1813 के बाद क्या कर सकते थे कि धर्म का प्रचार करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। 1813 के बाद धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका प्रारंभ हो जाएगा। अब 1833 का आता है, 1833 का चार्टर, ठीक है। ये मैं शायद पीछे बता चुका हूँ। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी मैं पीछे पूरी डिटेल बता चुका हूँ। भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो पहले जो वैसे व्यक्ति तो विलियम बेंटिक महोदय थे, ठीक है, जिसमें सैन्य शक्तियां, देखिए गवर्नर जो होते थे उनको बहुत पावरफुल बनाए गए थे, ठीक है, इसमें सैन्य शक्तियां थी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आज हम लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, आईएएस का, वो पहले उसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। पहली बार उसका प्रावधान 1833 में किया, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी आप देख रहे थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इनके विरोध के कारण क्या हो गया, उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन आप देखेंगे 1833 में एक तरीके से प्रारंभ करने का मतलब शुरू करने की कोशिश तो की गई, 1833 कोशिश तो की गई लेकिन वो सफल
नहीं हुई। अभी 1853 का जो एक्ट आता है ना, उसमें वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें मान्यता मिल जाती है। जब कभी है इस तरीके से कि पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ, तो 1833 में, लेकिन उनको मान्यता कब मिली, 1853 में। कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया था, क्योंकि उनको डर था कि ऐसा ना भारतीय ICS बन जाए और अंग्रेजों पर हथकंडा अपना प्रारंभ कर दें। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत 1835 का ही चल रहा है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित किया गया। अब देखिए, अभी वंचित करना है, पुनः दे देंगे क्योंकि प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। मतलब इनके पास विधायी शक्तियां थी, बहुत पावरफुल। हमने बताया ना, जो गवर्नर थे बहुत पावरफुल बनाए गए थे, मतलब इनको बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई थी, ठीक है। आज के लिए अभी हम करते हैं कुछ प्रश्न, हम नोट कर लेते हैं जो केवल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर है, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर हम कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इधर दिखाता हूँ आपको। देखिए, पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन कौन से तथ्य सत्य हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। मैं कहूंगा इस प्रश्न को बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। हम देखिए यही मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी। अभी देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई। क्या 1773 में की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1773 के एक्ट के माध्यम से की गई, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये भी तथ्य बिल्कुल गलत है। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जो कि कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग महोदय थे। आपको एज इट इज PDF मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं PDF डाल दूंगा। तो इस हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, इस वजह से सवाल गलत हो जाते हैं, हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं सवाल को पढ़े बगैर। आगे बढ़ते हैं। मैं इस सेम सवाल को थोड़ा सा बदलाव किया हूँ नेक्स्ट में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन कौन से तथ्य सत्य हैं, ठीक है। सबसे पहले, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई। बिल्कुल सही, जैसा लिखा हुआ है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। ये भी बिल्कुल सही है। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बिल्कुल सही, तीनों तथ्य सही है। देखिए पीछे का सवाल और ये प्रश्न दोनों में देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था, वो पूरा टोटल गलत था, ये टोटल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन कौन से तथ्य सत्य हैं, ठीक है। आप देखिए, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के ठीक है, ये गलत है। कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने में छूट दी गई। गलत। अभी देखिए पीछे बता रहे थे, उनको कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने से छूट दिया गया और भारतीय लोगों से उपहार लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारियों को भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। बिल्कुल सही। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारियों को भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। बिल्कुल सही। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर पहली बार नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वह पहला एक्ट था जिससे कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन कौन से तथ्य सत्य हैं, ठीक है। अब इस एक्ट में देखिए, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बिल्कुल तो पीछे वाले प्रश्न से रिलेटेड है, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, लेकिन राजनीतिक कार्यों को मान्यता नहीं मिली। अब देखिए पीछे हमने बताया था कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसमें प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को मान्यता मिलती है। इस हिसाब से इसे पूर्णतः गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक कार्यों को तो मान्यता मिलती है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों को मान्यता नहीं मिलती है। गलत। इसी देखिए इन दोनों को एक दूसरे से उलट के लिखा गया, लेकिन एक्चुअल में दोनों गलत है, केवल एक सही है यहाँ पे, ठीक है। पहला फिर से देख लेते हैं। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, ठीक है। 5वां प्रश्न आते हैं। 1773 के एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। गलत। अब देखिए पहली बार 1773 में नहीं किया गया, हमने क्या कहा था 1813 में। ये जो काम हुआ है 1 लाख वाला, ये 1813 में।
और देखिए प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ वार्षिक लिखा हुआ है, ठीक है। आपके एग्जामों में यहाँ पे मासिक, ठीक है, अर्धवार्षिक लिख के आपको कंफ्यूज कर सकता है। जो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था वो वार्षिक था, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, क्या ऐसा थे? बिल्कुल नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग महोदय। कंपनी का शासन भारत में 1600 लेके 1947 तक था, बिल्कुल गलत। पहली बार कंपनी का शासन आपको पता है कि हमने बताया कि 1858 तक खत्म हो गया था, ठीक है। ये पूछा गया निम्नलिखित में उपयुक्त, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन गलत हैं? तो फिलहाल तीनों कथन हमारे हिसाब से गलत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट प्रश्न भी आज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय से कौन कौन संबंधित है? अब एलिजा हेम्पे ये मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है। हाइड बताया था, चैम्बर बताया, इन तीनों का नाम तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। और देखिए लिविंगस्टन महोदय, ठीक, ये फिलहाल चारों थे, ये 3+1 थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उपयुक्त सभी। तो आज के लिए क्लास ये खत्म होती है, ठीक है। जैसा आप लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसके लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा माई एजुकेशन सेंटर, ठीक है। माई एजुकेशन सेंटर आप सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो दिखेगा और